जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 12वीं क्लास के सभी विषयों के ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं। उनके बारे में पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं। आज हम भूगोल विषय का जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसका हल करेंगे। पूरा कंप्लीट एक एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पेपर को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में हम अगले वीडियो क्लासेस के अंदर जिन चैप्टर से बड़े प्रश्न यानी 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न की आने की संभावनाएं रहेगी, उनके ऊपर क्लासेस हैं वो लेंगे। उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है और साथ साथ में हम ऑब्जेक्टिव और जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको भी तैयार करते हुए आगे हैं वो बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व है वो कर लेते हैं मॉडल पेपर को। तो खंड ए के अंदर आपके एमसीक्यू प्रश्न थे। उसी कड़ी में पहला प्रश्न, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? और इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर ने। दूसरा प्रश्न, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं और प्राकृतिक वृद्धि का सही सूत्र है वो है ऑप्शन ए, जन्म माइनस मृत्यु, यानी जन्म दर में से मृत्यु दर घटानी है। तीसरा है पहले का, निम्न में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो अमर्त्य सेन ने इन चारों में से कौन सी अप्रोच दी थी? वो है ऑप्शन ए, क्षमता उपागम। अब बात करें पहले का। चौथा प्रश्न, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं ऑप्शन हो गया द, भोजन संग्रहण और आखेट। पहले का 5वां है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, पूंजीवाद हो जाएगा। छठा है, निम्न में से परिवहन का प्रकार नहीं है, यह गौर करना है। सड़क, जल, मोबाइल या वायु। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन से, मोबाइल। यह संचार का साधन है, परिवहन का साधन नहीं है। 7वां है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर पनामा में, तो पनामा नहर है, स्वेज है ऑप्शन द, मिस्र के अंदर। 8वां प्रश्न है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन ए, हुगली नदी के ऊपर स्थित है। चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं अगला प्रश्न। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या है वो थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 179। 10वां है, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो वो है ऑप्शन ए, बिहार। आपको पता है इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आधे आधे नंबर के हैं। टोटल 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन से, आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, यमुना नदी किन 2 शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है? तो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन से, दिल्ली से इटावा के बीच। 13वां प्रश्न है, बॉक्साइट किसका एशक है? तो बॉक्साइट है वो है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम का प्रमुख एशक है। अगला प्रश्न, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन ए, 1853। अगला 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भू आबद्ध लैंड लॉक्ड पत्तन है? वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन द, विशाखापट्टनम। 16वां और पहले प्रश्न का अंतिम भाग है, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, वायु प्रदूषण। यह हुआ 8 नंबर का काम। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। के अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर रिक्त स्थान से ऊपर है।
तो सही उत्तर में क्या भरेंगे खालिस्तान में? 0.800 से 0.8 लिखोगे वो भी सही है। अगला प्रश्न, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं रिक्त स्थान दोनों का समान महत्व दिया जाता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है पशुपालन। एग्रीकल्चर और पशुपालन इसमें दोनों ही समाहित रहते हैं। तीसरा, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है खालिस्तान कहलाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा वो योजक कहलाती है। इस प्रकार से बस आपकी किताब में दी गई महत्वपूर्ण जो लाइन है उसको उठाया जाएगा रिक्त स्थान में, अननेसेसरी चीज नहीं पूछी जाती। खालिस्तान में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा यूरोप। और विस्तृत आ जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां सघनतम रेल तंत्र डेंसिटी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो यह स्थित है जिनेवा में, तो आप लिखेंगे जिनेवा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई। ये 6 रिक्त स्थान हो गए। 7वां रिक्त स्थान है, भारत में नगरों का अभ्युदय यानी जन्म खालिस्तान काल से हुआ, तो उत्तर में आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल से ही। अगला है, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन खालिस्तान है, तो क्या हो जाएगा? चावल, तो चावल भरेंगे। सिंचाई की व्यवस्था खालिस्तान को संभव बनाती है, तो इसमें आपका आ जाएगा बहुफसलीकरण। परीक्षा में तो आपको सिर्फ नंबर लगाना है, और जैसे दूसरा है, दूसरे का 9 नंबर लगाएंगे और सीधा ही उसके आगे आपको रिक्त स्थान ही भरना है, प्रश्न दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुफसलीकरण इस प्रकार से आप एग्जाम की कॉपी में भरेंगे। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में खालिस्तान बांध से निकलती है, तो दूसरे का 10वां हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिके बांध, हरिके पतन। तो सीधा यहां उत्तरमाला के अंदर जो कॉपी मिलेगी उसके अंदर आपको क्या लिखना है? हरिके बांध। इस प्रकार से आंसर लिखना है। तीसरा हो गया अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक एक नंबर के हैं। एक परिभाषा दी गई है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो उत्तर में आ जाएगा मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? रैटजेल ने दी, तो उत्तर हो गया रैटजेल। चाहे आप प्रश्न की पूरी भाषा लिखें और चाहे सीधा उत्तर रैटजेल लिखें, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता छोटे वालों में। अगला, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम बताइए। 3 घटकों की हम बात करते हैं, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर और एक प्रवास आ जाता है। तो 2 घटकों के नाम, 1 नंबर जन्म दर और 2 नंबर अपना मृत्यु दर। 1 नंबर का हो गया तो दोनों के आधे आधे नंबर आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से। तीसरा, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। WTO का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, चाहे आप इंग्लिश में लिख दें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भारत में है? 4%। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? परिभाषा देनी है क्योंकि 1 नंबर का है। मानव की सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का होना ही ध्वनि प्रदूषण है। आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं साथ में भी, ध्वनि के स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। इसके बाद में आ जाता है खंड ब। अब जो प्रश्न है वो आपके 1.5 नंबर के रहेंगे। 10 प्रश्न हैं और 15 नंबर का काम है। प्रश्न था कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के 6 क्षेत्र आप पढ़ते हो, इस प्रकार से हेडिंग बना दी मानव भूगोल के क्षेत्र, फिर 6 के 6 नाम लिख दिए। और देखिएगा प्रश्न के अंदर ये नहीं कहा गया है भी 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 6 लिखने हैं। तो ऐसे प्रश्न आ जाएं और कोई कंफ्यूजन हो आपको, तो आधे आधे नंबर के, क्योंकि 1.5 नंबर का है, तो आप कम से कम 3 तो लिखें ही लिखें, और वरना आप जितने आपके याद हैं 4, 5, 6 वो सारे लिख दीजिए। इतने में ही आपको पूरे प्रश्न का जो उत्तर है, जो अंक है वो मिलेगा। अगला प्रश्न, आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। तो जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की उपयोगिता इसमें लिखनी है।
भी उस क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है इसका, क्योंकि यहां और थोड़ा सा उसने क्या, एक विकसित राष्ट्र के लिए, तो आपको पता है ना जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, तीसरे में विकसित आ जाते हैं। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार एक विकसित राष्ट्र की जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, ये पता चलता है, और उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है, इसकी जानकारी होती है, और ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित कर लेती है। इस चीज की जानकारी हमें इस सिद्धांत से पता चलती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, क्योंकि 1.5 नंबर का है, लघुत्रात्मक है। आप चाहें तो इसके बाद की जो लाइनें हैं, ये जो पॉइंट आपका है किताब के अंदर, उसके बाद की 2 लाइनें हैं, वो भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं भी किस प्रकार से खेतीहर और जो ग्रामीण और अशिक्षित है वो किस प्रकार से शिक्षित, नगरीय और जो औद्योगिकरण है उसके अंदर चेंज है वो होते हैं। वरना कम से कम ये उत्तर तो इस प्रकार से आपको लिखना ही लिखना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें ये भी आपको बताऊंगा भी आप कहां कहां वेरिएशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता जो रटे रटाई चीजें हैं वही आपको करनी है। तो साथ साथ में मैं बताता भी चलूंगा। छठा प्रश्न था कारखाना कृषि क्या है, तो आपको हेडिंग बना देनी है इस प्रकार से, कारखाना कृषि। ये आपके फर्स्ट बुक का ही प्रश्न है। फिर आपने ये बता दीजिए भी क्या है ये एक व्यापारिक कृषि होती है और इस कृषि के अंदर क्या क्या किया जाता है, वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिए। मैंने इस प्रकार से नंबरिंग करके पॉइंट बना कर दिए हैं, और अपनी जो पीडीएफ है उसके अंदर भी इसी प्रकार से दिया है। आप चाहें तो थ्योरिकल लिख दें, और एक आधा पॉइंट इसमें कम भी रह गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी 3 पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट लिख दिए तो भी उचित उत्तर है। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा अधिकतम चीज पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि भूलना आदमी की फितरत होती है। ये नहीं है भी दुनिया में कोई भी आदमी भूलता नहीं है, हर कोई भूलता है। अगर आपने कोई 100 लाइनें पढ़ी है तो हो सकता है आपके 70 याद रहे, 80 रहे, 90 रहे। तो इसलिए कोशिश ये किया करो भी 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया करो, ताकि अगर 1-2 माइंड से मिस भी हो जाए तो आपके उत्तर लिखने में किसी प्रकार की समस्याएं हैं वो नहीं आई। तो इस प्रकार से कारखाना कृषि का लिखना है। अगला है बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं। देखिए, हालांकि प्रश्न में ये पता चल रहा है भी सिर्फ परिभाषा देनी है। अगर आप इसका बाह्य स्रोतन लगाकर इतनी परिभाषा लिखते हैं तब भी आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो ये सोच लेते हैं भी यार ये तो लघुत्रात्मक प्रश्न है तो कुछ एक्स्ट्रा भी तो लिखना चाहिए था। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा, जब ऐसा कंफ्यूजन हो और प्रश्न लघुत्रात्मक, अगर ये अति लघुत्रात्मक में हो तो सिर्फ यहां तक की परिभाषा ही तो लिखनी है भी, यानी ठेके पर देना ताकि दक्षता सुधारने और लागत घटाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को काम देना ही तो आउटसोर्सिंग कहलाता है। क्योंकि लघुत्रात्मक में है तो इसलिए आप 1-2 लाइनें ऐड कर सकते हो। जितना मैंने यहां पर लिखा है वो सारा लिख सकते हो, और उसमें भी आप कम कर सकते हो। जैसे इस ऑफशोरिंग वाली बात हो गई, चाहे आप यहां तक लिख दें तब भी अच्छा उत्तर हो जाएगा। और आगे की जो चीजें याद रहती है तो आप इसको एक बार पूरा ही तैयार कर लें, क्योंकि 1.5 नंबर यहां नंबर के साथ साथ लघुत्रात्मक श्रेणी भी है। तो कम से कम हम कोशिश करें, जब लघुत्रात्मक के अंदर प्रश्न आ गया तो बोर्ड की जो कॉपी होती है उसकी जो कम से कम 3-4 लाइनें तो कम से कम ऐसे प्रश्नों के अंदर भर ही दे। तो ये अगर सारा नहीं तो कम से कम यहां तक आप उत्तर है वो जरूर तैयार करें, कोशिश तो करें। अभी तो आपको सारा याद करना है, अभी तो सारा ही करना है जो चीजें बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप कम ज्यादा थोड़ा कर सकते हो। भी थोड़ा कम लिखा जाएगा तो ये नहीं है भी कोई गुनाह हो जाएगा। अगला प्रश्न था नौस हेना पतन से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ना, पतनों के प्रकार पढ़े। तो मैं चाहता हूं ऐसे प्रश्नों के अंदर सबसे पहले तो ये कौन सी कैटेगरी है वो बता दो आप भी। ये विशिष्टीकृत कार्यकलाप के आधार पर पतन का एक प्रकार है, ये लिख दिया। फिर इसके अंदर ये सामरिक महत्व है, सामाजिक नहीं, सामरिक है, वो सही कीजिएगा। और यहां पर नौसेना के लड़ाकू जहाजों को खड़ा करने, उनकी मरम्मत करने, लंगर डालने की व्यवस्था होती है, यानी मरम्मत की भी व्यवस्था यही होती है। कोची और कारवाड़ भारत में ऐसे पतनों के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न में तो कम से कम इतनी बात आ ही जानी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा के साथ साथ थोड़ा बहुत और ऐड भी कर दीजिए। मैंने फिर कहा भी लघुत्रात्मक प्रश्न है
दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। आप चाहें तो कोई फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो जैसे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, वो रिक्त एक प्रश्न भी आया है ऑब्जेक्टिव में, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि पूरा लिख के आप लिख सकते हो, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, चाहे ये भी आप ऐड कर दो चाहिए साथ में, ये भी अच्छा होगा भी। अच्छा, बच्चे को तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट है, वो क्लियर है। तो लघुत्रात्मक है तो कुछ आप ऐड कर सकते हो उसमें। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मिशन का उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना, आधारभूत सुविधाएं, साफ पर्यावरण और नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने से है। इसकी आधारभूत सुविधा और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना भी एक विशेषता है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम है वो करे। तो 1.5 नंबर का है तो इतना आप लिख सकते हो। आप चाहें तो पहली 2 लाइनें और लास्ट की ये 1.5 लाइन है, ये ऐड कर सकते हो। ये बीच की एक लाइन याद रहे तो लिख दीजिए, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, मैं आपको अभी इसी वीक के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लास्ट ईयर 2023 के एक टॉपर बच्चे की कॉपी दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा भी किस प्रकार से लघुत्रात्मक और निम्नात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। उससे आपको बहुत से कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर टिप्पणी लिखिए। बस ये एक योजना आ गई। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट लगा दिया जो टॉपिक था, फिर हमने कह दिया भी ये कौन संभालता है ये बता दिया। पहले भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने इस प्रमुख परियोजना की जिम्मेदारी ले रखी है, वो संभालता है। फिर हमने उसकी लंबाई है वो बता दी भी 5846 किलोमीटर है। फिर हमने जिन 4 महानगरों को ये जोड़ता है उसकी बात बता दी, और ये फायदा भी लिख दिया साथ में भी, इससे समय, दूरी और यातायात की लागत है वो कम होगी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जुड़ी हुई जो तीनों चारों बातें हैं वो सारी इसके अंदर ऐड हो गई। तो इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए या लिखने के, आप चाहें तो इनके नंबरिंग लगाकर भी लिख सकते हो। जैसे ये एक पॉइंट बना दिया, फिर ये दूसरा पॉइंट बना दिया, फिर आप ये देश के 4 महानगरों को जोड़ता है, फिर चौथा ये बना दिया। तो इस प्रकार से आप 1 2 3 4 नंबरिंग लगाकर भी इन उत्तरों को लिख सकते हो। अगला है, आजादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को संक्षेप में समझाइए। तो बस 3 4 5 लाइनों में इस बात को खत्म करना है भी। आजादी के बाद भारत ने 1950 और 60 के दशक में खाद्यान्न की कमी का अनुभव किया। तो उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं फिर क्या होगी, खाद्यान्न, पूंजीगत माल और मशीनरी होती थी। 1970 के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने के बाद खाद्यान्न का आयात है वो रोक दिया गया। लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम और उसके उत्पादों में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है भी। भारत का औद्योगिकीकरण है वो हो रहा है। देश में पूंजीगत वस्तुओं के आयात में एक स्थिर वृद्धि होती रही है। भारत के आयात में अन्य प्रमुख किन वस्तुओं का आयात होता है वो भी साथ में लिख दिया। तो आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाली आप देखेंगे सेकंड बुक के अंदर जो चैप्टर है, तो उसमें खूब सारी बातें, इससे भी 3 गुनी बातें वहां पर लिखी हुई है। तो वहां से जो मेन पॉइंट थे मैंने वो चीजें इसके अंदर ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसमें से कोई कमी कर सकते हो या इसमें वहां से उत्तर को पढ़कर कुछ लाइनें आप और ऐड भी कर सकते हो। अगर आपने पहले इसको तैयार कर रखा है इस टॉपिक को तो कुछ लाइनें आप ऐड कर सकते हो और या इसमें से कुछ कमी है वो भी कर सकते हो। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए ये लिखा है, तो यानी समझाना है। या तो आप सिर्फ पॉइंट लिख दो 4-5, या फिर थोड़ा सा, क्योंकि आप देखेंगे आपकी सेकंड पेज के ऊपर ही जल प्रदूषण के बारे में लिखा हुआ है लास्ट चैप्टर के अंदर सेकंड बुक के भी। जलीय प्रदूषण के स्रोत के रूप में मानवीय क्रिया उत्तरदायी है, जैसे घरेलू मल हो गया, औद्योगिकरण अपशिष्ट पदार्थ, कृषि में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हो गया, या फिर समुद्री जो प्रदूषण होता है। ये सारी चीजों की वजह से जल प्रदूषित होता है। और आपको पता है
चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र और रसायन उद्योग है, ये जल प्रदूषण करने वाले उद्योग हैं। खेती के अंदर बात करें तो हम उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक यूज करते हैं, वो भी प्रदूषण फैलाते हैं। तीर्थ यात्राओं और धार्मिक मेले और पर्यटन जैसी हमारी गतिविधियां वो भी जल प्रदूषण के कारण हैं। तो प्रमुख स्रोतों की बात करें तो आपको यहां पर जल प्रदूषण के जो कारण क्या क्या हो सकते हैं वो बताना है। 2-3 लाइन, 3-4 लाइनों में आप अपने उत्तर को जो है पूरा कर सकते हो। और ये ऐसा खुला प्रश्न है जिसमें आपने अगर छोटी क्लास में कोई मैटर पढ़ा हुआ है, कोई और भी चीजें अगर आपके माइंड में हैं भी इसकी वजह से जल प्रदूषण होता है, तो वो कोई भी ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं होता भी सिर्फ और सिर्फ हम किताबी बात ही लिखें। अगला प्रश्न देखिए। अब खंड 6 स्टार्ट हो गया आपका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3-3 नंबर के 3 प्रश्न 9 नंबर का। और सबसे बड़ी बात आपको पता है खंड 6 और द में अथवा है, तो यहां पर तो क्योंकि इस पेपर को हमें तैयार ही करना है, उसके बाद में अन्य प्रश्न तैयार करें। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग दे रखे हैं 2, पार साइबेरियन रेल मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग। इसके अथवा में समुद्री मार्ग है। अगर आप ये प्रश्न करते हो तो दोनों 1.5 नंबर के हो गए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर ये करते हो तो पहले हेडिंग बना दी पार साइबेरियन रेल मार्ग। अब इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण 8 लाइनें मैंने लिख दी। आप पाठ्य पुस्तक की सहायता लीजिएगा, कुछ चीजें मैंने छोड़ी भी है, आपको अगर वो याद रहती है, याद है तो वो भी इनके अंदर ऐड कर सकते हो। और इस प्रकार से पॉइंट बनाते हो, क्योंकि 1.5 नंबर में एक पार्ट और 1.5 नंबर का दूसरा 3 नंबर का है। तो जैसे मैंने यहाँ 8 पॉइंट लिखे हैं, आप कोई 6 पॉइंट बनाकर लिख दो। आपके उत्तर याद है और आप चाहते हो मुझे और भी लिखना है, आप चाहें तो 2-2 पॉइंट को इकट्ठा करके लिख दो। तो थोड़ा सा उत्तर की खूबसूरती बनाने के लिए पार साइबेरियन रेल मार्ग की जो भी बातें थी उनको मैंने नंबरिंग के आधार पर कर दिया। और इसके साथ में दूसरा है अपना पार कैनेडियन रेल मार्ग, ये बता दिया भी कनाडा का पूर्व पश्चिम में किसको जोड़ता है, लंबाई और किस संधि के तहत हुआ और क्यों ये ज्यादा फेमस हो गया, और इसे आर्थिक धमनी है, इसे आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। तो 6 पॉइंट बनाकर लिख दिए। भी मैंने ये सोच लिया भी ठीक है 1.5 नंबर का है तो मैं अपने हर पॉइंट को 1/4 मानते हुए 6 लाइनें लिख दूं। और ये कोई एग्जैक्ट नहीं है भी 6 ही लिखने हैं, 5 लिख दो, 4 लिख दो, या नंबरिंग नहीं करते तो सीधा थ्योरिकल है वो लिख दो। और इसके अथवा में दूसरा प्रश्न था समुद्री मार्गों का, भी उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय। अब इनको करना चाहे तो वही हेडिंग बनाई। इस बार मैंने नंबरिंग नहीं करके सीधी लाइनें हैं वो कंटिन्यू लिखता जा रहा हूं मैं, ताकि आपको बताना चाहता हूं भी चाहे आप नंबरिंग करके लिख दें और चाहे इस प्रकार से थ्योरिकल आंसर है वो लिख सकते हो। उत्तर चाहिए तो आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए मैं ज्यादा उत्तर पर फोकस नहीं कर रहा। पहला हो गया और इसके बाद में दूसरा भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय, समुद्री मार्ग की सारी बातें हैं वो यहां पर लिख दी है मैंने। तो ये एक प्रश्न हो गया, दोनों में से आपको कोई एक करना है, याद अभी दोनों करने हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का, और अथवा में कौन सा है याद है ना, अपरंपरागत स्रोत है। तो चलिए पहले परंपरागत हमने हेडिंग बना दी, फिर हमने बता दिया भी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और ये समाप्य संसाधन हैं, ये समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, इनका वर्णन करना है। तो पहले कोयला ले लिया, फिर हमने बता दिया भी इससे बिजली बनती है, 80% बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है। फिर क्योंकि आपको पता है गोंडवाना और टर्सरीय टाइम का कोयला यहां पर मिलता है, तो गोंडवाना कोयला कहां कहां पर मिलता है, कौन सी नदी घाटी में मिलता है। फिर बता दिया झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, उसके बाद रानीगंज आता है। आप चाहें तो जैसे आप चाहते हैं भी एग्जामिनर पर फोकस हो आपके उत्तर के ऊपर, तो कुछ पॉइंट जैसे झरिया सबसे बड़ा, तो इस प्रकार से, उसके बाद रानीगंज, कोई पॉइंट आप चाहते हो भी टीचर उस पर गौर करे तो बीच बीच में, सभी को अंडरलाइन नहीं करना है, कोई एक आधी बात या कोई पॉइंट होता है तो अंडरलाइन भी इस प्रकार से कर सकते हो। तो कोयला की और भी बातें आप लिख सकते हो भी टर्सरीय टाइम का कोयला कहां पर मिलता है, फिर लिग्नाइट कोयला है वो कहां मिल रहा है ये लिख दिया, फिर पेट्रोलियम के बारे में लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पेट्रोलियम कैसे प्राप्त किया जाता है वो बातें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और देखेंगे आप पाठ्य पुस्तक से आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं किसी हेल्प बुक के चक्कर में तो रहता नहीं, इसीलिए क्योंकि पाठ्य पुस्तक और बोर्ड का पैटर्न हमें समझना होता है और उसी के अकॉर्डिंग
हमें तैयारी करनी होती है। तो इसलिए जब हर साल माथापच्ची करते हैं मैं या मेरे जैसे जो शिक्षक, तो लगभग आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं उन्हीं में से एग्जाम में प्रश्न भी आ जाते हैं। आप और हम जब मिलकर मेहनत करेंगे तो फिर कौन हमारे सपनों के बीच में आएगा, कोई नहीं आता। और अपना मिशन है अब की बार 90 पार, 90 पार तो करें ही करेंगे। अब 90 से ऊपर आप कितना प्रयास करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेट्रोलियम का हो गया, उसके बाद प्राकृतिक गैस से जुड़ी हुई, तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया। आप चाहें तो कुछ चीजें और ऐड कर लीजिए चाहे इनमें। अब दूसरा इसके अंदर अथवा है, अपरंपरागत स्रोत का वर्णन आ गया। तो आप चाहें तो थोड़ा सा लिखना चाहें तो बता दो भी ये पर्यावरण के अनुकूल रहता है, स्टार्टिंग में इसकी खर्चा ज्यादा होता है लेकिन सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराता है। फिर कौन कौन से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो भी आप स्टार्टिंग में हेडिंग में आप लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ऐसे बहुत से 6-7 पॉइंट आपने पढ़े हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के। उनके आप चाहें तो सभी के थोड़ी थोड़ी बातें लिख दे, या आपको लगता है भी मैं 3-4 के बारे में अच्छा लिख सकता हूं तो जैसे सौर ऊर्जा, अब सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई जो बातें आपको अच्छे से दिमाग में वो लिख दीजिए। फिर हमने पवन ऊर्जा को लेकर उसके बारे में थोड़ा लिख दिया। इसी प्रकार जैव ऊर्जा के बारे में आप लिख सकते हो, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में आप चीजें हैं वो लिख सकते हो। नाभिकीय ऊर्जा से जुड़े हुए जो संयंत्र हैं, ऊर्जा परियोजनाएं जो चलती है उनके आप नाम लिख दीजिए। इसी प्रकार भूतापीय ऊर्जा है, उससे जुड़ी हुई बातें आप ऐड कर सकते हो। तो क्योंकि 3 नंबर का है तो इसलिए मैंने इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो यहां पर ऐड कर दी है। अब देखिएगा ये दोनों ही टॉपिक, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, 4 नंबर के प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सलाह दूंगा इन दोनों प्रश्नों को, परंपरागत अपरंपरागत को आपको विस्तृत रूप में तैयार है वो करना है। अभी मैंने 5 का, आप चाहे 3 का ही वर्णन कर दे, यहां पर 4 का कर दे वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 3 कर दे, 3 नंबर का है, तीनों का 1-1 नंबर मान लीजिए आप। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय बताने हैं। तो यहां पर 7 उपाय आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो कम से कम, क्योंकि 3 नंबर का है तो कोशिश करें इस प्रकार से आप 6 पॉइंट तो कोई भी बनाकर लिख ही दीजिए। कुछ 1-2 किताबों से आप और भी इसके अंदर ऐड है वो कर सकते हो। बहुत प्यारा प्रश्न है। और इसके अथवा में इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय हैं वो आपसे पूछे हैं। तो 7-8 उपाय हम पढ़ते हैं तो कम से कम 3 तो आपको लिखने ही लिखने हैं। उसके अलावा 4 लिख दीजिए, 5 वो आपकी मर्जी है। जैसे जल प्रबंधन नीति, जो जल सघन फसलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, प्रवाहित जल की क्षति को न्यूनतम करना, वनीकरण चारागाह का विकास करना। तो इस प्रकार से हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हो। तो कम से कम 3, जब 3 नंबर का है तो 3 के बारे में आपको जरूर लिखना चाहिए। इसी कड़ी में अब अपना खंड द आ जाता है, फुल खुल्लम खुल्ला लिखना है, बड़ा प्रश्न है। और कम से कम बोर्ड की कॉपी के 2 पेज, तो 2 पेज आगे पीछे 2 पेज हो गए। और कोशिश करना भी 2-1 पेज हो जाए, 2 से थोड़ा कम रह गया और 2 से ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है, कम रह गया उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग बना दी। फिर हमने कच्चा माल है उसके बारे में लिख दिया। दूसरा हमने ले लिया शक्ति के साधन, एक हमने पॉइंट ले लिया बाजार, एक परिवहन और संचार का पॉइंट ले लिया इसके अंदर, और एक हमने सरकारी नीति है वो ले लिया। तो 5 पॉइंट मैंने यहां लिए हैं। तो इस प्रकार से आपको और भी 1-2 और ऐड कर लीजिए, आपकी किताब के अंदर और भी दिए हैं। तो कम से कम 4 तो शानदार पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बड़े प्रश्न के रूप में नहीं तो उधर 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में आएगा तो 3 का वर्णन कर देना, ठीक है। तो कम से कम ज्यादा ही करना है आपको। अगला प्रश्न है, इसके अथवा में कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, उस टाइम भी ये चीज मैंने करवाई थी। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। कच्चे माल पर आधारित उद्योग के अंदर इस प्रकार से पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो। फिर कृषि आधारित कौन से उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, फिर रसायन आधारित उद्योगों के बारे में। एक बार फिर कह रहा हूं, लाइनें कम ज्यादा हो सकती है फाइनल कॉपी के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वनों पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, तो इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन किया।
बड़े प्रश्नों में याद आ रहा होगा, मैंने आपको डायग्राम बनाना भी बताया था। अभी कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग है उनके सभी भागों के आप नाम लिखकर उनके उदाहरण देकर एक चार्ट वो भी बना सकते हो। तो बड़े प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, चैनल के ऊपर है। अगला है प्रश्न, भारत में कृषि के विकास का वर्णन कीजिए। अब यह भी एक खुला प्रश्न है अपने हिसाब से, बहुत इस तरीके से देखिए, आपको सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। भी आजादी से पहले तो ये कोई ज्यादा हम मजबूत नहीं थे इसमें, फिर उसके बाद हमने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए, तो 3 लाइनों में, चाहे भले ही लाइन पूरी नहीं भरी गई, इस पॉइंट लिख दिया। फिर उसके बाद हमने जो अलग कार्यक्रम चलाए उनका उल्लेख कर दिया। फिर 1960 के अंदर बात करें तो जो हरित क्रांति से जुड़ी हुई बातें हैं वो सारी इसके अंदर ऐड कर दी। फिर 1988 और 90 के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया वो लिख दिया। और इसके साथ साथ हम जो टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया कृषि उत्पादन के अंदर, उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी लास्ट के अंदर लिख दी, ताकि उत्तर हमारा और खूबसूरत हो जाए। जब आप इतना मैटर याद करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, तो आप समझिएगा कम से कम 2-2.5 पेज का मैटर आप इजीली वहां पर लिख सकते हो। तो पाठ्य पुस्तक की सहायता भी आपको लेनी है और इस प्रकार से उत्तर का प्रेजेंटेशन करना है। और साथ में जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है भी कोई प्रश्न आ जाए, उसकी भाषा क्या है, उसके आधार पर हमें उत्तर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये चीजें हमें सीखनी है। अब इसी प्रश्न के अथवा में है कि तिलहनी फसलों पर विस्तृत लेख लिखिए। अब खुला खेलना है, यहां पर आपको बैटिंग करनी है। तो तिलहनी फसल हेडिंग बना दी पहले तो, भारत में तिलहनी फसल, और इसका हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इस इंट्रोडक्शन में आपको ये 4 लाइनें याद रहे, क्योंकि पूरा का पूरा पाठ्य पुस्तक का सारा मैटर मैंने इस प्रश्न के अंदर डाल दिया है। आप इसको कम ज्यादा कर लीजिए। फिर हमने मूंगफली की बात कर ली, विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन होता है, यहां 2018 लिखा है। और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो 2017 का आंकड़ा मिल जाएगा, और नई बुक जो छपी है इस साल जो नई है 2018 का आंकड़ा है। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो पंगे मत लेना। फिर उससे मूंगफली से जुड़ी हुई बातें हमने यहां लिख दी। उसके बाद में तोरिया और सरसों में क्या क्या चीजें आती है, उन सब का सभी का एक्सप्लेनेशन हो गया इस सभी के अंदर। मैं फिर कहूं कुछ लाइनें कम ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पूरा याद करने की कोशिश करनी है। अन्य तिलहनों के अंदर जो सोयाबीन, सूरजमुखी का है, उत्तरी भारत में क्या है, साउथ इंडिया में क्या इसका रोल है, वो सारी चीजें हमने ऐड कर दी। तो अब इतनी बातों से तो आराम से 2 पेज तो बोर्ड की कॉपी के आराम से ही भरे जाएंगे। अब लास्ट और सेकंड लास्ट, विश्व का रेखा मानचित्र इस प्रकार का आपको मिलेगा। प्रश्न की भाषा है क्या, वाणिज्य पशुधन पालन से जुड़े हुए क्षेत्र बताने हैं। मैं तो आपको कहूंगा टॉपिक चाहिए, यहां पर कुछ भी दिया हो उसमें मत उलझना, आप ये देखना भी आपको मानचित्र में प्रदर्शित क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो एक तो आपको इसमें न्यूजीलैंड दिखाना है, तो आप लिखिए यहां नीचे नीचे ये है न्यूजीलैंड, इस प्रकार से पूरा नाम लिख दीजिए न्यूजीलैंड। आप गोला करें तो गोला कर दें, या फिर इस गोले को लगाकर आप यहां पर ए भी लिख सकते हो, सिर्फ ए लिख दीजिए तो अपने आप ही उसका मतलब न्यूजीलैंड माना जाएगा। दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तो एक तो आप ये कर सकते हो भी इस पूरे के अंदर सिर्फ क्या भर दें, बै भर दें, या फिर इस बै की जगह आप क्या लिख दें, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया देश है। 4 देश ही तो भरने पूछे हैं। तीसरा आपसे पूछा है अर्जेंटीना, तो आपको पता है ये पूरा इलाका क्या है, अर्जेंटीना है। तो आप इस प्रकार से यहां पर ऐसे करके लिख सकते हो अर्जेंटीना, क्योंकि थोड़ी जगह है तो वहां नहीं आएगा, तो आपको इस प्रकार से संकेत बनाने होंगे। या फिर आप क्या करें, इस पूरी जगह पर जो मैंने अभी गोला किया है यहां पर क्या लिख दें, से ऑप्शन लिख दें यहां पर, तो अपने आप क्लियर हो गया। फिर अमेरिका पूछ रहा है यूएसए, तो आप यहां लिख दीजिए ऐसे अमेरिका, भी ये अमेरिका है, ऊपर कनाडा है इसके। या फिर आप इसकी जगह अमेरिका की जगह सिर्फ क्या लिख दें, दे लिख दें। तो इस प्रकार से आप वर्ल्ड मैप है वो भरेंगे। उसके बाद में इंडिया वाला मानचित्र आ गया। भारत के रेखा मानचित्र में अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तनों को बताना है, छोड़ो हवाई अड्डों को, अब पत्तनों को तो क्या है, हवाई अड्डों की बात हो रही है यहाँ पर। तो दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, सीधा भरना क्या है उसके ऊपर फोकस करो ना, क्या है उसको छोड़ो। 1 नंबर पे दिल्ली है, तो लगभग इस मोड़ से देखें तो इधर यहां पर इस प्रकार से गोला कर देना और यहां पर लिख देना ऐसे
दिल्ली, और या फिर इस गोले के साथ यहां लिख देना ए। दूसरा गांधीनगर है, तो ये जो आपको मोड़ दिखाई दे रहा है इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर ये लिख दीजिएगा अहमदाबाद, या फिर आप क्या लिख दीजिए यहां पर बै, अहमदाबाद हो गया। फिर से बेंगलुरु कह रहा है, तो लगभग इस जगह पर ये रहा बेंगलुरु, तो आप यहां पर से या फिर पूरा नाम बेंगलुरु लिख दीजिए। और यहां पर ये है कौन सा, कोलकाता, या तो आप यहां पर सिर्फ दे लिख दें और या फिर इस जगह पर नाम लिख दें कोलकाता। तो इस प्रकार से आपको लोकेशन भरनी होती है। कुछ वीडियो मैंने पहले भी बना दिए हैं मैप के, कुछ और भी बना लेंगे अपने, तो उससे आप सीख जाओगे भी किस प्रकार से ये भरने होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने इस साल जो मॉडल पेपर जारी किया उसके बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं वो सारी चर्चा हमने आज की है। और आपसे निवेदन रहेगा, आपने हमेशा इस सिद्धिविनायक संग्रिया पर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखा है, आगे भी इस प्रेम और स्नेह को बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब हम प्रतिदिन कोशिश यही रहेगी भी आपको कुछ यहाँ नया चीजें हैं वो मिलती रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।